आज का हीरो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सिस बैंक के बारे में। सबसे पहले चेक करते हैं इसका मार्केट कैप। मार्केट कैप है इसका 2.3 लाख करोड़ के आसपास, जो काफ़ी बड़ा नंबर है, काफ़ी बड़ा कंपनी है ये। अगर इसका स्टॉक स्पी की बात करें तो 23 है, जो कि एक मिनिमम नंबर बोलेंगे कि एक लो लेवल पर भी ये ट्रेड हो रहा है एज़ कम्पेयर टू इट्स एवरेज जो इसका पुराना था। और 23 एक ठीक ठाक नंबर लगता है, बहुत हाई नंबर नहीं लगता इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से। अगर रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड का बात करते हैं 4.8% है। रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 7.5% के आसपास है, जो उतना कुछ खास नंबर नहीं है फ्रॉम माई प्रोस्पेक्टिव। तो कहीं ना कहीं कंपनी उतना इफेक्टिवली ग्रो नहीं कर पा रही है। हम बोल सकते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को देखें या रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें। अगर लास्ट 5 साल का डेटा देखिए पी के रेस्पेक्ट में, तो हमको पता चलेगा कि कंपनी का पी अराउंड 30 के अराउंड घूम रहा था, लेकिन बीच में एब्रप्टली इंक्रीज़ कर गया था। अगर उसको कंसिडर करना हम छोड़ दे तो लगभग इसका स्टॉक्स भी अराउंड 30 के आसपास ही घूमता रहता है पिछला 5 सालों में, जो कि अभी हमको दिख रहा है। ये तो हुआ पी के रेस्पेक्ट में। अगर हम कुछ पॉजिटिव पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट यहाँ डिस्कस करें तो यहाँ पॉजिटिव पॉइंट कुछ खास नहीं है, मोस्टली यहाँ नेगेटिव पॉइंट ही है। और नेगेटिव पॉइंट भी है तो भर भर के यहाँ रख दिया है। अगर नेगेटिव पॉइंट का बात करें तो कंपनी को प्रॉफिट तो जनरेट हो रहा है साल दर साल, लेकिन कंपनी डिविडेंड पेमेंट नहीं कर रहा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कंपनी का लो है। कंपनी का जो कंटिजेंट लायबिलिटी है वो काफ़ी हाई है। कंटिजेंट लायबिलिटी मतलब फ्यूचर का लायबिलिटी जो हो सकता है कंपनी को पे करना पड़ जाए। जैसा जरूरी नहीं कि पे ही करना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है पे करना पड़ जाए, वो सबको बोलते हैं कंटिजेंट लायबिलिटी। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का काफ़ी लो है लास्ट 3 साल का। प्रमोटर होल्डिंग 11% है और प्रमोटर अपना होल्डिंग को डिक्रीज़ भी किया है, लगभग 14% डिक्रीज़ किया, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है 14%। सेल्स उतना कुछ खास नहीं है, लगभग 9.33% के आसपास सेल्स ग्रो किया है लास्ट 5 साल में। ये सब कुछ नेगेटिव पॉइंट है जो कंपनी के बारे में बताता है कि हाँ कंपनी उतना कुछ खास इफेक्टिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करें HDFC का। ये तो था कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट। अगर कंपटीटर का बात करें तो यहाँ कंपटीटर है, सबसे बड़ा कंपटीटर तो HDFC है, जो काफ़ी अच्छे तरीके से अपना बिजनेस को परफॉर्म कर रहा है और उसको अच्छे तरीके से ग्रो भी कर रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें इसको अदर बैंक से, जैसे कि एक्सिस बैंक के बारे में भी हम जैसे बात कर रहे हैं, तो एक्सिस बैंक उतने अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहा है और इसका रीज़न भी है। इसका रीज़न ये है कि अपना फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहा है। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अंडर 10% ही है लगभग सारा बैंक का। और अगर हेड टू हेड का बात करें तो लगभग एक्सिस बैंक को सारा बैंक से डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन या कॉम्पिटिशन है। इसमें से सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है HDFC। अगर पिछला 12 क्वार्टर का बात करें कि कंपनी को सेल्स जनरेट हुआ है या नहीं, अगर इसका बात करें तो लगभग दिसंबर 2018 में इसका सेल्स था लगभग 14,000 करोड़ के आसपास, जो बढ़ के लगभग 16,000 करोड़ के आसपास हो गया है। तो यहाँ से दिखता है कि हाँ कंपनी का जो सेल्स है वो इंक्रीज़ हो रहा है ट्रेंड पॉजिटिव में। अगर फाइनेंसिंग प्रॉफिट का बात करें तो कंपनी का नेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू HDFC, जिसका कि ये पॉजिटिव था। लेकिन अगर सेम हम ICICI का देखें तो उसका भी फाइनेंसिंग प्रॉफिट नेगेटिव था। अगर नेट प्रॉफिट का बात करें क्वार्टरली में तो कंपनी को प्रॉफिट जनरेट तो हो रहा है, लेकिन जो प्रॉफिट जनरेशन है मोस्टली बिकॉज ऑफ द अदर इनकम की वजह से है। ये तो था ओवरऑल क्वार्टरली बेसिस पे। अगर हम ईयरली डेटा का बात करें तो मार्च 2010 में इसका रेवेन्यू था 11,000 करोड़, जो बढ़ के लगभग 64,000 करोड़ के आसपास हो गया। लगभग 6 to 7 टाइम्स इंक्रीज़ किया है, हम बोल सकते हैं लगभग 6 टाइम्स इंक्रीज़ किया है बोलेंगे रेवेन्यू। अगर रेवेन्यू 6 टाइम्स इंक्रीज़ किया है तो प्रॉफिट भी 6 टाइम्स इंक्रीज़ करना चाहिए, तब हम कंसिडर करेंगे हाँ ये अच्छा कंपनी है। अगर फाइनेंसिंग प्रॉफिट का बात करें तो वो तो नेगेटिव है, तो उसको देख के कोई फ़ायदा नहीं है। पहले पॉजिटिव हुआ करता था लेकिन अब नेगेटिव हो गया। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट का। तो नेट प्रॉफिट का अगर बात करें तो वो 2400 करोड़ के आसपास था, जो बढ़ के हो गया 7,000 करोड़ के आसपास। बीच में बहुत सारा डिप भी आया। तो ओवरऑल नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ किया है 3-4 टाइम्स हम बोल सकते हैं, लेकिन रेवेन्यू ग्रो किया है लगभग 6 टाइम्स। मतलब कहीं ना कहीं कंपनी का मार्जिन इंपैक्ट हो रहा है, यहाँ से देख के हमको ये पता चलता है। ये तो था प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम बात करते हैं कंपनी का लास्ट कुछ सालों का डेटा। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ लास्ट कुछ सालों में 10 साल में लगभग 16% से ग्रो किया है और प्रॉफिट ग्रो किया लगभग 8% से। तो यहीं से देख के पता चलता है कि कंपनी लगभग जो अपना मार्जिन है उसको लूज़ करता जा रहा है, प्रॉफिट मार्जिन जो है उसको लूज़ करता जा रहा है। इसी तरीके से अगर देखें तो लास्ट 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ आपको लगभग 159% के आसपास ग्रो किया हुआ लग रहा है, क्योंकि कंपनी बहुत लो रिटर्न दिखाया था पिछला 5 साल पहले, जिसकी वजह से जो 3 साल का प्रॉफिट इंक्रीज़ किया वो काफ़ी हाई हो गया, आपको दिख रहा है। ये तो था प्रॉफिट और सेल्स के बारे में। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी का बात कर रहे हैं तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 10 साल का 9% है और ये साल दर साल अब धीरे धीरे थोड़ा सा घट रहा है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी उतना कुछ खास नंबर नहीं लगता है मेरे हिसाब से। रिटर्न ऑन इक्विटी किसी भी कंपनी का लगभग 14-15% के आसपास रहे तो अच्छा रहता है, लेकिन ये डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। ऐसा नहीं कि हम हर इंडस्ट्री को समझे कि वो रिटर्न ऑन इक्विटी पे 15% या 20% का रिटर्न दे। ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है।
ये तो था रिटर्न ऑन इक्विटी का बात। थोड़ा सा आप बात करते हैं कैश फ्लो के बारे में। कैश फ्लो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अजीब दिखेगा कि बैंकिंग इंडस्ट्री इसी तरीके से काम करता है, क्योंकि कंपनी, कोई भी बैंकिंग कंपनी, सबसे पहले उसमें पैसा जमा किया जाता है, तो वो होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में पैसा जाता है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में पैसा चला गया, अब कंपनी उसको यूज़ करता है अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में या फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, नया नया ब्रांच खोलने में। तो होता ये है कि बहुत बार अगर किसी को लोन दिया जाता है तो 6 साल 7 साल के लिए लोन दिया जाता है। जो पैसा आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से, लेकिन लोन दिया जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, तो वहाँ से उसको जो पैसा वापस आता है लगभग 6 साल लग जाता है, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत साल नेगेटिव में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से पैसा आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी को पैसा नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इस साल थोड़ा सा कम पैसा है, इन फ्यूचर वो पैसा जनरेट कर सकता है, क्योंकि पैसा उसका लगा हुआ है पहले से। हम लोग जब भी लोन लेते हैं तो हम 6 साल साथ में उस पैसे को देते हैं, साथ में इंटरेस्ट को देते हैं, तो कंपनी को थोड़ा लेट पेमेंट होता है। बैंकिंग इंडस्ट्री इसी तरीके से काम करता है। होप आपको क्लियर हुआ होगा बैंकिंग इंडस्ट्री। अब बात करते हैं थोड़ा सा रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में। तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा सा अच्छा था, 16 से पहले लगभग 18-19%, 20% के आसपास था, लेकिन 17 के आसपास बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर गया है। तो कहीं ना कहीं कंपनी को लगता है कि प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। ये तो था रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में। थोड़ा बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात करें तो पिछला कुछ सालों में पिछला कुछ क्वार्टर में कंपनी अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न को काफ़ी डिक्रीज़ किया है। 23% से 11% पे लेते आया है, जो कि मुझे कुछ खास पसंद भी नहीं आया। मुझे पसंद आता है कोई भी कंपनी अपना जो प्रोमोटर्स होल्डिंग रहे वो 50% प्लस रखे, पर यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो इसका प्रमोटर है वो प्रोफेशनली रन कंपनी है। एक तरीके से बोले तो इसका प्रमोटर मोस्टली है ओरिएंटल बैंक है, या कह ले LIC है, या न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है, या नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, या GIC या UTI है। ये सारा कंपनी इसका प्रोमोटर है। तो ओवरऑल अगर हम देखिए तो कंपनी का प्रोमोटर है, एक तरीके से प्रोफेशनल रन कंपनी होती है। अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न डिक्रीज़ करे इंक्रीज़ करे, कुछ खास इंपैक्ट नहीं पड़ता है प्रोफेशनल रन कंपनी में। तो होप आपको क्लियर हुआ होगा सारा पॉइंट्स। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में उससे पूछें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक कर दें और इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कोई मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।